गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर का जो मुख्य पृष्ठ होता है, जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर स्पष्टीकरण देते हैं और चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं। तो जैसा कि दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। तो चुनाव के बारे में यदि देखा जाए, थोड़ा सा एक सरसरी निगाह देख लेते हैं। गुजरात के अंदर यदि बात किया जाए, 182 सीटों पे भाजपा ने एक प्रचंड जीत दर्ज की है। 156 सीटें जीती है, जो कि ऐतिहासिक जीत है। ठीक है। और कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में तमाम तरह की बातें की जा रही थी कि इस बार, ठीक है, त्रिकोणीय की लड़ाई है और आम आदमी पार्टी बहुत ही बेहतर करेगी, कांग्रेस से भी बहुत उम्दा लड़ेगी। पर दोस्तों, वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से 5 सीटों के साथ सिमट के रह गई। और उसके बाद यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा को मिले हैं बहुमत के लिए ऐसा कि 35 सीट अनिवार्य थी और भाजपा को मिले हैं 25, ठीक, कांग्रेस को मिले हैं 40 और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है और अन्य को मिला है 3। अब ऐसे में दोस्तों, कांग्रेस बहुमत में है और कांग्रेस इतना डर गई है कि जितने भी उसके विधायक हैं सबको रांची भेज रही है, रायपुर साइड भेज रही है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सकती है। और इससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसके पास अनुकूल संसाधन हैं, वो किसी को भी खरीद सकती है। इस वजह से लोग डरे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से 3 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, तो जिस एक के बारे में आप कह सकते हैं काफ़ी हाईलाइट था, मैनपुरी का सीट, जो धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सीट था। वहाँ से डिम्पल जी, जो अखिलेश की पत्नी है, काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। तो आगे चलते हैं। आज का जो कंटेंट है, जो विषय है, वो है हमारी प्रौद्योगिकी पर चीन की नज़र। ठीक है। आखिर किस प्रकार से हमारी चीज़ों पे चीन की नज़र है। जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो भी नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, जो गोपनीय दस्तावेज हैं, जो केवल सेना के लोग ही देख सकते हैं। खाना खाएं थोड़ा सा। तो किस प्रकार से घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है चाइना देश। और एक तरह से बता दें, जो हैकिंग का काम किया जा रहा है चाइना के द्वारा, ये पहली बार और पहली घटना नहीं है। आपको पता होगा 1-1.5 साल पहले ही इसी तरह के कई साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद मोदी सरकार हरकत में आई और चाइनीज़ उपकरण की कई एप्लीकेशन पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और देखा देखी जब भारत ने ये कदम उठाया, तो यूरोप के कई देशों ने उठाया, अमेरिका के कई देशों, कई राज्यों ने उठाया, जो कि अपने में प्रशंसनीय है, सराहनीय है। तो उसी पे एक था टिकटॉक जैसी एक एप्लीकेशन थी, जिसने पूरी दुनिया में धमाल मचा रखा था। बहुत सारे यूजर्स उससे जुड़े हुए थे, जिनकी रोजी रोटी चल रही थी। तमाम लोग इन्फ्लुएंसर बन गए हैं रातों रात। मतलब इतना ज़्यादा फेम, इतना सेंसेशन मिल गया लोगों को। पर हमारी सरकार जब ये जान चुकी थी कि नहीं, इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी हमारे जो निजी डेटा हैं, या फिर आपके सेलफोन की जो निजी डेटा हैं, उनको किस प्रकार से चोरी की जा सकती है, उसने तनिक भी संकोच नहीं किया, न डरा, उसने बैन कर दिया। ठीक। तो एक तरह का साहस ही होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो आज का जो एडिटोरियल है, पूरी तरह से इसी पे आधारित है कि आखिर इस तरह की जो हरकतें कर रहा है चाइना, क्या पूरे देश वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे को उठा नहीं सकते हैं। हालांकि इससे संबंधित कई कानून भी बनाए गए हैं, पर किस प्रकार से चाइना जैसा देश उन कानूनों का धज्जिया उड़ा रहा है, इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं। लिखा है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस की जांच में हुए खुलासे के अनुसार
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के सर्वर पर हुए साइबर हमले में चीन की भूमिका सामने आई है। जांच में यह पता चला कि 2 मेल आईडी से एम्स के सर्वर पर साइबर हमला किया गया। देखिए, ये सुनी सुनाई बातें नहीं की जा रही है, बकायदा स्क्रूटनी, ठीक है, जांच पड़ताल करने के बाद जिस प्रकार से ये आरोप लगाया जा रहा है वो सही है। हमारे एम्स जैसे संस्थान के ऊपर ये किस प्रकार से वहाँ के जो गोपनीय दस्तावेज हैं उन्हें चुराने का प्रयास किया जा रहा है चाइनीज़ टेक्नीशियंस के द्वारा, चाइनीज़ हैकर्स के द्वारा। विगत 23 नवंबर को देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान एम्स में हुए उस साइबर हमले में एम्स के 4 सर्वर, 2 एप्लीकेशन सर्वर, एक डाटाबेस और एक बैकअप सर्वर प्रभावित हुए थे और वहाँ के सभी कंप्यूटर के एंटीवायरस का लाइसेंस खत्म हो गया था। जांच में पता चला कि जिन 2 मेल आईडी से हमला हुआ उनका उद्गम चीन में। एक प्रमुख मेल आईडी का पता ग्लोबल नेटवर्क फ्रांसिट लिमिटेड रोड, युवान रोड, हांगकांग 00852 है। तो बता दें, युद्ध कई तरह से लड़ा जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे, हर देश के पास एक गुप्त एजेंसी होती है, स्पाई, जासूस। ये किसी देश में गोली वोली नहीं चलाते हैं। इनका जो सबसे मूल उद्देश्य यही होता है कि जो शत्रु देश हैं, ठीक है, वो हमारे देश के बारे में क्या योजना बना रहा है, कौन से नए हथियार बना रहा है, किन देशों के साथ उसके कैसे संबंध है, ठीक है, वहाँ की खुफिया एजेंसी में कितने सदस्य और वे सदस्य किन किन देशों में हैं और अपने देश में वो कौन कौन है और क्या काम कर रहे हैं। यदि आप किसी देश के बारे में ये सारी जानकारी यदि आप जान रहे हैं तो आधा युद्ध तो आपने वैसे ही जीत लिया। तो ये भी एक तरह का युद्ध है, किसी देश के ऊपर तकनीकी हमला करना, साइबर अटैक के माध्यम से वहाँ के जो भी मूलभूत दस्तावेज हैं कुछ अपने कब्जे में लेकर उसके बाद मालवेयर उसमें डाल के उसे नष्ट कर देना। ठीक, तो ऐसे ऐसे चीज़ों का ये ओरिजिन है। और आपको बता दें, सारे देश कई बार चूक चुके हैं। जब इसने कोविड-19 जैसी भयानक और संक्रमण बीमारी का उद्गम निकाला था, तभी इस देश के ऊपर तमाम तरह की आर्थिक प्रतिबंध लगा के इसको हर जगह शर्मिंदा करना चाहिए था। पर कई देश अपने व्यापारिक संबंधों की वजह से चाइना जैसे देश के ऊपर हमला नहीं किए और बोलेंगे भी कैसे। चाइना जैसा देश बहुत बड़ी आर्थिक उभरती हुई व्यवस्था है, देश है। ऐसा कोई देश नहीं है जिन देशों को इसने कर्ज न दिया हो। इस वजह से कोई भी देश बोलने में एक बार संकोच करता है। हालांकि उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी बातें चाइना के ऊपर कही थी कि हम ऐसे तमाम तरह की आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, और उसने किया भी था। चाइना के जितने भी प्रोडक्ट थे अमेरिका के अंदर उन पर 60%, 70%, 100% तक उसने टैक्स लगा दिया था, जिस वजह से चाइना की ज़्यादातर चीज़ें वापस आ गई अपने देश में। उन चीज़ों को कोई ख़रीदा नहीं। तो हमारे पास तमाम तरह के वो होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए कि दूसरे देशों को कैसे उनकी औकात दिखाएं। अन्यथा दोस्तों, यदि यही स्थिति रही तो चाइना जैसा देश पूरी दुनिया में आतंक मचा देगा। आज यही स्थिति है कि अमेरिका जैसा देश कुछ बोलने में डरता है, चाइना के विषय में बहुत ज़्यादा कोई आपत्तिजनक बात नहीं कह सकता। उनको पता 2 मिनट लगेगा, प्रभावित कर देगा। हाल ही में भारत समेत 103 देशों की सरकारें एक मालवेयर का मतलब होता है बदनीयती से छोड़ा गया सॉफ्टवेयर, जो आपके डेटा को, आपके कंप्यूटर को नष्ट कर देगा, कि हमले के असर का अंदाज़ा लगाने के लिए इकट्ठा हुई थी। कनाडा स्थित इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मॉनिटर नामक एक रिसर्च संगठन के 10 महीने के शोध व अनुसंधान के बाद तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार चीन में स्थित 4 सर्वरों से छोड़ा गया एक मालवेयर 103 देशों के उन 1295 कंप्यूटरों में प्रवेश कर गया था जिनमें सरकारी गोपनीय जानकारियां थी। अब देखिए, हालांकि मेरा भारत जैसा देश ही नहीं इस समस्या से पीड़ित है। उसने ऐसे तमाम देशों पे, सैकड़ों देशों के ऊपर जिस प्रकार से मालवेयर साइबर के माध्यम से उसने अटैक किया और वहाँ के दस्तावेज़ों को, जो गोपनीय दस्तावेज होते हैं, उन्हें किस प्रकार से हैक किया,
उसके बाद वहाँ के कंप्यूटरों को नष्ट किया। तो ये बहुत बड़ा युद्ध है, ये भी एक तरह का युद्ध है, ठीक है, कि आप अपने यहाँ के नौजवानों को टेक्निकली इतनी मजबूत कर दीजिए, उसके बाद एक रूम में बैठा दीजिए, यही सब करवाइए। ऐसे ऐसे लड़के हैकर हैं, आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो क्यों ना आप कोई पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति को छोड़िए, बड़ी बड़ी कंपनियों के पूरे जो पैसे हैं वो तक निकाल लिए हैं 18-19 साल के लड़के। हालांकि बाद में वो पकड़े गए हैं, पर सोचिए वो तकनीकी रूप से अपने दिमाग को इतना विकसित कर चुके थे कि बैंकों के अंदर वो एंट्री करते हैं, पूरा पैसा हैक कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है मस्तिष्क से हो रही है। चीन की सरकार ने इस बात से इनकार किया कि उनका इस हमले से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन साइबर वारफेयर के अधिकांश विश्लेषक उक्त रिपोर्ट की मूलभूत खोजों से काफ़ी भयभीत है। पहली खोज तो यह है कि मालवेयर का पता 2 साल तक नहीं चला और अनेक कंप्यूटर तभी से रोगग्रस्त हैं। दूसरा यह कि मालवेयर का पता और भी कई वर्षों तक नहीं चलता अगर इंफॉर्मेशन वारफेयर मॉनिटर इसका पता नहीं लगाता। तो इसके माध्यम से सारी चीज़ें पता चल गई। ये बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जितने भी फेक एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे, चाहे सोशल मीडिया, चाहे आपके सेल फोन पे मैसेज के माध्यम से आता हो कि इस पे लिंक दबाइए या फिर ये गेम खेलिए आपको इतना रुपया मिलेगा, भारत सरकार पूरी तरह से ऐसे एडवर्टीज़मेंट, ऐसे एप्लीकेशन को बैन करने की फिराक में है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो पूरी तरह से अपनी आमदनी बचा के रखे थे और छोटी सी गलती की वजह से पूरा आमदनी वो जो सामने वाला उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है। और इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हमारे यहाँ की जो पुलिस है बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है, बहुत ज़्यादा कुशल नहीं है। इस वजह से ऐसे लोगों के बारे में बहुत कम पता चल पाता है। अब सोचिए आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं हम अमेरिका को कोई एप्लीकेशन को बैन कर देते हैं, ब्रिटेन की किसी एप्लीकेशन को बैन कर देते नहीं, पर पूरी दुनिया यदि किसी देश के एप्लीकेशंस को बैन करती है तो वो है चाइना जैसा देश। क्योंकि सब लोग जान चुके हैं कि चाइना जैसे देश की जो मानसिकता है वो प्रत्येक देश को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से घेरने का जो प्रयास करता है वो इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी रणनीति, बहुत बड़ी पॉलिसी है, और उसी रणनीति को हमें जानने की आवश्यकता है। अमेरिकी वायुसेना के मुख्य सॉफ्टवेयर अधिकारी निकोलस चैलान के अनुसार सबसे शर्मनाक उदाहरणों में से एक चीन द्वारा 2011 में शुरू होने वाले F-35 के समान डिजाइन वाले बमवर्षक जेट जारी करना था। अब सोचिए, पूरी तरह से अमेरिका जैसा देश लगाता है आरोप चाइना के ऊपर कि हमारे F-35 के गोपनीय दस्तावेज को चाइना द्वारा किस प्रकार से चुरा लिया गया। उसके बाद इसका इस्तेमाल उसने J-31 में, मतलब उसी की तरह हूबहू सेम टेक्नोलॉजी, मात्र कई दिन तो डिज़ाइन का 9-10 का फ़र्क है, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं सेम उसी की तरह हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाद में इसका खुलासा हुआ कि भैया ये तो जो चाइना देश है वो कहीं ना कहीं ऐसे बड़े बड़े काम को अंजाम दे रहा है। किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की यदि बात है तो ऐसे उपकरण, ऐसे एप्लीकेशंस को बैन कर देना चाहिए। आजकल पूरी दुनिया में यदि मोबाइल के रूप में कहीं क्रांति लाया तो चाइना जैसा देश ने ही लाया है। आजकल मुझे लगता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेलिंग चाइनीज़ उत्पादों का, चाइनीज़ मोबाइल का ही है। आपके मोबाइल में यदि वो सैमसंग का ही मोबाइल है, ठीक है, मेड इन चाइना नहीं है, फिर भी दोस्तों उस सैमसंग के मोबाइल में तमाम तरह के जो छोटे छोटे उपकरण लगे हुए हैं, बैटरी लगी हुई है, वो सारी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं चाइना से, वहाँ से मंगाए जाते हैं, आयात होते हैं। तो इतनी बड़ी भूमिका है चाइना जैसे देश की, और चाइना जैसे देश के पास इतनी जानकारी है हर एक देश के बारे में कि आप सोच नहीं सकते।
आप रेडमी, रियलमी, मोटरोला, जोटोला, कौन मोटरोला को छोड़ दिया जाए, GI 5, कौन कौन सी सेल फोन है, ओनर एक ही आदमी है, 4-5 बना दिया है। ठीक, अब उनके पास आपके बारे में इतना दस्तावेज है, इतनी मतलब जो बातें आप किसी से शेयर नहीं करते हैं, जिन बातों के बारे में आप खाली जानते हैं, वो बातें भी वो जानते हैं। क्योंकि जब हम किसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं तो हम ज़्यादातर दिशा निर्देश नहीं पढ़ते हैं, नीचे गाइडलाइन जो लिखा रहता है बस क्लिक करते चले जाते हैं। वो सब आपका जो एक्सेप्टेंसेंस ले लेते हैं, स्वीकृति आपसे मांग लेते हैं कि हाँ हमें अधिकार है, तब आप कहेंगे हाँ हाँ इतना कौन पढ़ेगा। इस वजह से जो भी आपके पास गोपनीय दस्तावेज है सब उनके पास है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल में कोई वीडियो शूट करते हैं और हमारा प्राइवेट होता है, 4-10-2 महीने बाद देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, कहीं पॉर्न में चला गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसे वीडियो के लिए उन्हें करोड़ों रुपए दिया जाता है और वो ज़रा भी हिचकिचाते नहीं है, उस वीडियो को वायरल कर देते हैं। तो ये एक रिस्क ही है। इसीलिए कहा जाता है कि सेल फोन बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ख़राब भी चीज़ है। ये आपकी ज़िंदगी भी बनाता है और ज़िंदगी बिगाड़ भी देता है। ये निर्भर करता है कि आप इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद है मज़ेदार बात यह है कि कुछ साल पहले तक यह माना जा रहा था कि चीन अपने साइबर हमले सिर्फ खुफिया गिरी की खातिर कर रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के जानकारों और शोधकर्ताओं की धारणा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उनका मानना है कि अब चीन की दिलचस्पी अन्य देशों में शुद्ध रूप से व्यावसायिक हो चुकी है और अपने व्यापारिक हितों के मद्देनज़र उसने अपनी साइबर जासूसी गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा दी हैं। आजकल पूरी दुनिया में देख सकते हैं, यदि किसी देश से त्रस्त हैं लोग तो 2 देश मुझे लगता है, एक रूस है, एक चाइना है। पर रूस और चाइना में बहुत ज़्यादा अंतर। वो अलग चीज़ है कि वहाँ दोनों देशों में कम्युनिस्ट पार्टियाँ विराजमान हैं। पर दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना के अंदर जो शी जिनपिंग है, वहाँ के राष्ट्रपति, उनका पहली बार इतने बड़े व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है। जो वहाँ पर उसने ज़ीरो लॉकडाउन पॉलिसी जो उसने निकाला है, वहाँ की जनता बढ़ चढ़ के इस पॉलिसी की विरोध कर रही है। पहली बात तो ये बंदा इतना बेफिक्र था कि मैं अपने ही देश के वैक्सीन बनाऊंगा और अपने लोगों को लगाऊंगा। उसे ये नहीं पता कि हमारे देश की जो आबादी हो ज़्यादातर बुजुर्ग हो चुकी है। ऐसे में वहाँ की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो चुकी है। मतलब बता दें, जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में पहले स्थान पे आता चाइना जैसा देश, पर वैक्सीनेशन के मामले में 10 में से 9 या 8 लोगों को ही वैक्सीन दिया गया है और 80% लोगों को ही खाली बूस्टर डोज मिला है। इस वजह से दोस्तों जो ओमिक्रॉन है, कह सकते हैं इसका अपडेट वर्जन है कोविड-19 का, कोविड का, चाहे डेल्टा हो चाहे ओमिक्रॉन, ये इतने भयानक है वहाँ पे कि यदि ये पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करता है चाइना के बड़े बड़े शहरों में, तो चाइना एक बार फिर बुरी तरह से बिखर जाएगा। अब सोचिए, अमेरिका जैसा देश स्वास्थ्य के मामले में इतना उम्दा उसने तरक्की किया है कि पूरी दुनिया में यदि कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो अमेरिका में अवश्य हो जाएगा। पर दोस्तों अमेरिका जैसा देश पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, नस्ता नबूत हो गया, सड़कों पर लाशें बिखरी हुई थी, कोई देखने वाला तक नहीं था। जब उस राष्ट्र का ये हाल हो सकता है तो चाइना भी स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे है और चाइना तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उसे दूसरे देशों की वैक्सीन को स्वागत करना चाहिए था, उसे प्राथमिकता देना चाहिए था। जहाँ पूरी दुनिया भारतीय वैक्सीन का मतलब इंतज़ार कर रही थी, उसका वैक्सीन नहीं मिल रहा था जब भारत ने उसका सीरम तैयार किया, पर यही चाइना जैसा देश भारत के वैक्सीन का, उसके उत्पादों का, दवाओं का बढ़ चढ़ कर विरोध कर रहा था, क्योंकि उसे पता था भारत जैसा देश बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला है वैक्सीन से। यदि मैं इसका विरोध करता हूं तो ये सारा श्रेय और सारी वैक्सीन हमारे यहाँ से लोग लेकर जाएंगे। पर लोग डरे हुए थे
कि भैया जिस जहाँ से ओरिजिन हुआ है, वो जहाँ से उद्गम हुआ है, उद्देश्य तो हम नहीं लेंगे। और देखा जाए तो उसका व्यवसाय भी बहुत ज़्यादा तबाह हो गया था, चाइना जैसे देश का। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।